अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? कैसा रहा आपका लेक्चर? आप लोगों ने उसको रीड किया? लास्ट हम लोग चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का, और आप लोगों को पता है कि आईसीएस में ये तो कंपलसरी है, लेकिन एफए के स्टूडेंट्स जो कि अपनी फील्ड को बेहतर करना चाहें तो एफए आईटी में कंप्यूटर साइंस को पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और आपको पता है कि आईटी की फील्ड जो है वो इस वक्त तमाम मार्केट में, तमाम डिपार्टमेंट्स में, इवन के घरों पे बैठे हुए भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दे रही है और बहुत ही कॉमन इस्तेमाल हो रही है। तो हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे वो कर रहे थे एसडीएलसी कर रहे थे। एसडीएलसी के हमने कुछ फेसेस किए थे, टू स्टेप्स किए थे, जिसमें हमने प्रीलिमिनरी प्लान किया था लास्ट लेक्चर में, और सेकंड हम लोगों ने एनालिसिस का किया था। आज हमारा जो उसका नेक्स्ट फेस है वो नेक्स्ट फेस पे हम लोगों ने काम करना है, और ये हमारा इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज फेसेस ऑफ एसडीएलसी में थर्ड जो फेस है हमारे पास है वो सिस्टम डिज़ाइन। यानी हम लोगों ने अपने पास जो नया सिस्टम बनाना चाह रहे थे उसका प्रीलिमिनरी प्लान, उसकी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट तैयार करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको सिस्टम को एनालाइज किया। जो हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम मौजूद था हमने उसको एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद उसकी क्या बनाई, उसकी एक रिपोर्ट तैयार की। अब उस रिपोर्ट तैयार करने के बाद जब हमें एक अप्रूवल मिल गया कि आप एक नया सिस्टम बना सकते हैं, तो उस नए सिस्टम को बनाने के लिए हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना पड़ता है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है सिस्टम का डिज़ाइन करना। ठीक है, सिस्टम का डिज़ाइन से मुराद क्या होता है कि जो चीज़ आपके सामने एक आ गई है, अब आप उसको बनाएं। बनाने में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक लॉजिकल और एक हमारे पास होता है फिजिकल। जैसे कि लास्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने एसटीएलसी को पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी फंक्शन पे जाना हो तो फ़ौरन हमारे माइंड में आता है कि हमने एक ड्रेस सिलवाना है, हमने एक ड्रेस लेना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग फेज में बाकायदा उसका सारा मटेरियल कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद टेलर को देते हैं, टेलर क्या करता है उसको कट करता है और फिर जाके स्टिच करके देता है और हम पहनते हैं। ऐसा ही है ना। लेकिन उसकी बाकायदा डिज़ाइनिंग दिखाना हम क्या करते हैं, मोस्टली या तो उसकी इमेज दिखा देते हैं आजकल, या क्या होता है कि पेंसिल से ड्रा करके बता देते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए ड्रेस की। तो ये चीज़ जो है वो क्या कहलाती है, लॉजिकल डिज़ाइन कहलाती है। यानी अभी तक हमने जितना भी काम किया पिछले स्टेप्स के अंदर, एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की नए सिस्टम को बनाने के लिए, उस रिपोर्ट के अंदर जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को देखते हुए हम एक लॉजिकल डिज़ाइन बनाते हैं। लॉजिकल डिज़ाइन में हम लोग कुछ टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे केस टूल्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं। हम लोग इसमें लॉजिकल डिज़ाइन को बनाने के लिए CASE, ये प्रॉपर एक एब्रिवेटेड फॉर्म है, ये केस टूल्स होते हैं। इंजीनियरिंग लेवल पे जो लोग होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि हम लोग नॉर्मल तो कंप्यूटर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर हमने अपने घर का नक्शा बनवाना हो तो आर्किटेक्चर उसके लिए खास सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हैं, और वो इस्तेमाल करने के बाद फिर एक डिज़ाइनिंग बनाते हैं। इसी तरीके से जब हम एक नए सिस्टम को डिस्क्राइब करना चाह रहे हो अपने पॉइंट्स के साथ, तो उसके लिए कंप्यूटर के थ्रू केस टूल्स, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसको इस्तेमाल किया जाता है इस स्टेप में अपनी बात को या अपने सिस्टम को जो हम बनाने जा रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। इसके अलावा इसमें MS प्रोजेक्ट और गैंट चार्ट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कोई एग्जांपल यूँ लिया जा सकती है कि आप लोग देखते हैं कि मल्टीमीडिया, हमारा जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। आप अक्सर देखते होंगे ड्रामों के अंदर या कुछ ऐसे सीरीज़ के अंदर जिसमें दिखाया जाता है भाई आज तो हमारी एक मीटिंग है और मीटिंग में हम लोगों ने अपना जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सप्लेन करना है। तो आप लोग देखते हैं ना अक्सर उस प्रोजेक्ट के अंदर बाकायदा स्लाइड्स चलती हैं, वो स्लाइड्स के थ्रू सारे पॉइंट्स बताए जा रहे होते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपने देखा होगा एक छोटा सा मॉडल भी, जैसे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, आप लोगों ने कोई बड़ा सा प्लाजा बनाना है, तो उस प्लाजे को बनाने के लिए अब आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वो क्या चल रही है कि पहले उसका मॉडल क्रिएट किया जाता है। उस मॉडल के अंदर वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब की जाती हैं कि फाइनल शेप में बिल्डिंग जो है वो इस तरह से दिखेगी। आपने देखा ना वो चीज़, वो मॉडल प्रेजेंट करना। तो ये चीज़ किस में आती है आपके पास, लॉजिकल डिज़ाइन में, जिसमें उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसके सारे पॉइंट्स को रिटन फॉर्म के अंदर उसको बाकायदा उसकी शेप्स के साथ, उसकी इमेजेस के साथ, उसके मॉडल्स के साथ प्रेजेंट किया जाता है, बताने के लिए कि जो हम अपना सिस्टम बनाने जा रहे हैं वो किस तरह से आपको नजर आएगा। और ये सारे पॉइंट्स हम देखते हैं लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर। जब लॉजिकल डिज़ाइन में एक चीज़ अप्रूव हो जाती है, फाइनल हो जाती है कि हम ये चीज़ बनाने जा रहे हैं, या वो चीज़ एक अच्छी लग रही है, या हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी जिसकी वजह से हम लोगों को एक नया सिस्टम बनाने की ज़रूरत मौजूद आई, वो इसमें पूरी हो रही है, तो हम कहते हैं हाँ ये ओके है, अब क्या काम करो, अब फिजिकल डिज़ाइन।
फिर क्या होता है, वो जैसे बिल्डिंग की एग्जांपल दी, फिर बिल्डिंग के लिए बाकायदा जो मटेरियल आता है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होता है, एक टाइम पीरियड के बाद वो फाइनल शेप बनती है। तो फिजिकल डिजाइन क्या होता है, फाइनल डिजाइन होता है जो चीज बन के हमारे सामने आती है। तो फिजिकल डिजाइन जो प्रपोज सिस्टम, जो हमने सिस्टम बताया कि नया सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, ये उसके साथ उसको कहते हैं। लेकिन फिजिकल डिज़ाइन में कुछ खसूसियात, कुछ कैपेबिलिटीज़ पाई जानी चाहिए। वो क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, ताकि हमें पता चल सके कि जो हम एक लॉजिकल डिज़ाइन में हमने बात की थी वो सारी की सारी फिजिकल में पूरी हो रही हैं। उसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, हमारी आउटपुट रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो हमें चीज़ चाहिए, हमें जो फाइनल चीज़ हमारे लिए रिक्वायरमेंट में थी, हमें वो सामने नज़र में आनी चाहिए। तो वो हमारी आउटपुट रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर इनपुट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें उसको देनी है, ठीक है, सिस्टम बनाने के लिए जो हमारी जितनी भी इनपुट हैं वो क्या है, फिर हमने उसको स्टोरेज कैसे करना है, फिर हमने उसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है। यानी जो आप लोगों को शुरू में एक स्टेप बताया था कि हम पहले इनपुट देते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट होती है, और आउटपुट को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। डाटा प्रोसेसिंग साइकिल याद है आपको? तो डाटा प्रोसेसिंग साइकिल हमें यहाँ पे फिजिकल डिज़ाइन में देखनी पड़ती है कि हमारी इनपुट क्या जा रही है, हमें प्रोसेसिंग क्या करनी पड़ रही है, हमें आउटपुट क्या मिल रही है, और हम उसको स्टोर कैसे करें, और इस सिस्टम को हमने कंट्रोल कैसे करना है, और कंट्रोल करने के साथ साथ उसका बैकअप एंड रिकवरी, कि अगर किसी चीज़ कोई खराब हो जाती है, अगर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम लोग क्या कर सकें, अपने डाटा को, अपने काम को दोबारा से उसको बैकअप कर सकें, बैकअप करके रिकवर कर सकें, हमारा नुकसान ना हो। तो फिजिकल डिज़ाइन के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हमें जो है वो नोट करनी पड़ती हैं कि हम लोग जो फिजिकल डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, फाइनल शेप बनाने जा रहे हैं, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें या पॉइंट्स मौजूद होने चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सिस्टम डिज़ाइन में ये दोनों चीज़ें बनाने के बाद उसकी फाइनल यहाँ पे भी क्या बनेगी, रिपोर्ट बनेगी। और इस रिपोर्ट का क्या काम होता है, ये एंड पे बनती है ताकि हमने अभी तक जितना भी काम किया है उसके मुताबिक जो चीज़ बन गई है वो फाइनल होके जो आपके हाई मैनेजमेंट के लोग हैं जो सिस्टम को नया बनाना चाह रहे हैं उन तक पहुंचाई जा सके, ताकि वो उसको अप्रूवल दे सकें और बता सकें कि हाँ हमने जो चीज़ चाहिए थी वो फिजिकल डिज़ाइन के अंदर बन गई है। लॉजिकल डिज़ाइन में अक्सर आप देखते हैं ना, ऐसा होता है कि कुछ लोग मैपिंग के अंदर कोई चीज़ देते हैं लेकिन बना के कुछ देते हैं, ऐसे ही है ना। आप लोग ड्रेस के लिए डिटेलर को कुछ कहते हो लेकिन वो उसकी कोई शेप और बना देता है। तो ये चीज़ आती है कि जो चीज़ लॉजिकल डिज़ाइन में अप्रूव करवाई गई वही फिजिकल डिज़ाइन में होनी चाहिए, और उसके मुताबिक एक रिपोर्ट बनाई जाती है और फिर वो हायर मैनेजमेंट को दी जाती है ताकि वो अप्रूव करें कि हाँ हमने जो चीज़ कही थी या हमें जो चीज़ बताई गई थी वो फाइनल शेप में आ गई है या नहीं। जब वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि जो फाइनल हमारे पास फिजिकल डिज़ाइन आया है वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, तो वो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। वो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो अप्रूवल दे देते हैं कि भाई आप इस पे प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर दें, प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर दें। और प्रोसेसिंग का फेज हमारा फोर्थ फेज होता है जो कि कोडिंग है। इसके चूंकि कुछ स्टेप्स नहीं होते आगे तो इसलिए इसको उन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया हुआ, मैंने आपको पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, ताकि आपका वो तरतीब मिस ना हो कि पहले हमने प्रीलिमिनरी प्लान किया, फिर हमने एनालिसिस किया, एनालिसिस के बाद हमने डिज़ाइन बनाया, डिज़ाइन के बाद हम किस में चले जाते हैं, अप्रूवल के बाद हम कोडिंग में यानी फाइनल प्रोसेसिंग फेज के अंदर चले जाते हैं और उसके ऊपर कोडिंग होना या काम होना शुरू हो जाता है। अब कोडिंग के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा टेस्टिंग फेज। कोडिंग होगी, काम हो गया, सिस्टम बन गया, सॉफ्टवेयर बन गया। अब उस सॉफ्टवेयर को हम पहले क्या करते हैं, टेस्टिंग फेज के अंदर लेके आते हैं। यानी पहले हम उसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या हमने जो प्रोग्राम कहा था, जो हमने सॉफ्टवेयर कहा था वो कंप्लीट अच्छे तरीके से बन गया है। फिर हम उसको पब्लिक या अपने यूजर्स तक पहुंचाते हैं। तो वो चीज़ है, वो फेज हमारी टेस्टिंग फेज होती है, जिसमें हम दो तरीके कार से उसकी टेस्टिंग करते हैं, यूनिट टेस्टिंग करते हैं और सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। यूनिट टेस्टिंग को हम लोग मॉड्यूल टेस्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉड्यूल टेस्टिंग भी कहते हैं। इसका मतलब होता है 1 by 1, यानी हम लोग पोर्शंस में, यूनिट से मुराद छोटे छोटे पेयर्स के अंदर, यानी अगर हमारे वही डिपार्टमेंट में अगर 60-70 लोग काम कर रहे हैं तो हम सारों को एक ही दफ़ा नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, एक यूनिट, मतलब उनके एक डिपार्टमेंट के 5 लोग ले लेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट के 5 लोग ले लेंगे, उनके अकॉर्डिंग 5-5 करके यूनिट के अकॉर्डिंग मॉड्यूल के मुताबिक उसको टेस्ट करेंगे। इसकी दूसरी तरीका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये चीज़ आ जाती है कि जैसे हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम के कितने फीचर्स हैं, उसके 10 फीचर्स हैं, तो उन 10 फीचर्स को हम एक ही दफ़ा टेस्ट नहीं करेंगे। पहले उसके एक फीचर को टेस्ट करेंगे, फिर दूसरे फीचर को टेस्ट करेंगे, फिर थर्ड फीचर को टेस्ट करेंगे। जब 1 by 1 सारे फीचर उसके टेस्ट हो जाएंगे तो हम कहेंगे अब ओके, अब हम क्या करें, अब हम सिस्टम टेस्टिंग करें। यानी 10 के 10 फीचर्स को मिला देंगे और इकट्ठा उनको टेस्टिंग पे लेके आएंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सिस्टम टेस्टिंग। जब हमने 1 by 1 उसके फेज को, उसके फीचर को टेस्ट किया तो वो क्या कहलाया, यूनिट टेस्टिंग। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, मॉड्यूल, यानी उसके एक एक मॉड्यूल को चेक किया जाता है और फिर जब हम उससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हम सबको इकट्ठा करके फिर कहां पे आ जाते हैं, अपने सिस्टम
टेस्टिंग के अंदर जो कि कंप्लीट सिस्टम की टेस्टिंग होती है, यानी पहले हमने थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया फिर हम पूरे के पूरे के टेस्टिंग के ऊपर आ जाते हैं। तो जब हमारी ये टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हम लोगों ने जो कोडिंग की, प्रोसेसिंग की, वो फाइनल इसी शेप के अंदर था जो हमने डिज़ाइन अप्रूव करवाया था, फिर हम आगे चलते हैं, वो हमारी होती है इम्प्लीमेंटेशन, यानी हम प्रॉपर जो है वो लोगों तक पहुंचाने का उसको काम करते हैं। हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि जो हमने नया सिस्टम, जिन बुनियादों के ऊपर नया सिस्टम बनाया था, वो हमारी पूरी हो गई है रिक्वायरमेंट्स। अब हम आगे जा रहे हैं, वो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, यानी अपने डिपार्टमेंट के लोगों तक जिनकी रिक्वायरमेंट थी नए सिस्टम की, वहां तक हमने ये सिस्टम अपना नया पहुंचाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। पैरेलल कन्वर्जन करनी पड़ती है, सेकंड पायलट कन्वर्जन, थर्ड फेज कन्वर्जन और फोर्थ डायरेक्ट कन्वर्जन। अब इनसे क्या मुराद है कि एक डिपार्टमेंट जो ऑलरेडी एक पुराना सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, उसने अपनी रिक्वायरमेंट दी थी हमें नया सिस्टम चाहिए, तो जब हम नए सिस्टम से अपने सारे के सारे काम मुकम्मल कर लेते हैं और सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो हमने अपने डिपार्टमेंट में जब वो नया सिस्टम देना है तो हम क्या करेंगे, पैरेलल कन्वर्जन क्या की जाएगी। सबसे पहले हम, क्योंकि ये हमारे पास ऑप्शन होती है, 4 तरीकों से हम इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं। पैरेलल में क्या होता है, पुराना सिस्टम भी दिया जा रहा होता है, मतलब इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और दूसरा भी, जैसे लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में STLC के मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं कि अपने रेफ्रिजरेटर को नया तो ले आते हैं लेकिन पुराना भी इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारा पुराना भी इस्तेमाल हो रहा होता है साथ ही साथ और नया भी इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये हमारे पास वो कन्वर्जन है जिसमें हम दोनों के दोनों सिस्टम को, नए को भी और पुराने को भी इकट्ठे एक खास टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत ही सेफेस्ट कन्वर्जन है। जैसे सपोज हम लोगों ने टेस्टिंग फेज में तो ओके कर दिया कि हमारा नया सिस्टम हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, लेकिन हो सकता है हमारे इस्तेमाल करने में या हमारे कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से नया सिस्टम काम ना करे, तो क्या होगा, हमारे पास हमारा काम नहीं रुकेगा, हमारा पुराना सिस्टम मौजूद होगा। जैसे नया रेफ्रिजरेटर लेके आए, 2 दिन के बाद पता चला उसमें तो कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अगर हमारे पास पुराने वाला रेफ्रिजरेटर नहीं होगा तो क्या होगी, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सेफेस्ट कन्वर्जन मानी जाती है पैरेलल में, जिसमें एक खास टाइम के लिए दोनों सिस्टम्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जब हम पुराने सिस्टम, जब दोनों के सिस्टम्स को के रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे बहुत सी ऐसी चीज़ें जो सामने आती हैं जिससे हम लोग अपने काम को नहीं रोक सकते। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर पुराने रेफ्रिजरेटर हमारे पास मौजूद था, नए सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई नए रेफ्रिजरेटर में, तो उस सूरत में हम अपने पुराने रेफ्रिजरेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं और नए को इम्प्रूव भी किया जा सकता है। तो ये पैरेलल कन्वर्जन हमारे पास वो आ जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड कन्वर्जन आती है, पायलट कन्वर्जन है। ये हमारे पास वो कन्वर्जन है जिसमें एक हमारे डिपार्टमेंट के या हमारे इदारे के एक जो हिस्सा ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या करता है, नया सिस्टम इस्तेमाल करता है, और एक हिस्सा जो है वो पुराना सिस्टम इस्तेमाल करता है। ठीक है, वो क्यों इस्तेमाल करते हैं, एक खास टाइम के लिए, कि जब एक डिपार्टमेंट के लोग नए सिस्टम से मुत्तफिक हो जाते हैं, उससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, फिर वो अप्रूवल दे देते हैं, हाँ हमारे यूज़ के मुताबिक ये सिस्टम अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो क्या किया जाता है, फिर बाकी के भी इदारे को, बाकी के भी लोगों को नया सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये बड़ी एक सेफेस्ट कन्वर्जन आ जाती है ये भी, कि हमारा काम नहीं रुकता। देखिए, अगर हम लोग डायरेक्ट, जैसे हम लोगों ने आगे डायरेक्ट में बात करनी है तो फिर इसको डिस्कस करते हैं। बहरहाल पायलट कन्वर्जन हमारे पास वो होती है जिसमें एट अ टाइम डिपार्टमेंट का एक जो यूनिट है वो क्या करता है, नया सिस्टम इस्तेमाल करता है, और दूसरा यूनिट जो है पुराना सिस्टम इस्तेमाल करता है। जब एक सिस्टम नए सिस्टम, एक जो यूनिट है वो नए सिस्टम की कारकर्दगी से बिल्कुल ओके हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, तो तब हम बाकी के इदारों को, जो यूनिट के लोग हैं, उनको भी नया सिस्टम प्रोवाइड कर देते हैं। फिर फेज कन्वर्जन हमारे पास वो हो जाती है जिसमें हम लोग उसके कंपोनेंट्स, जैसे हमने वो मॉड्यूल टेस्टिंग की थी ना, इसी तरीके से फेज कन्वर्जन में क्या होता है कि नए सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स 1 बाय 1, ठीक है, उसको बारी बारी हम लोग जो है वो इस्तेमाल में लेके आते हैं। यानी पहले एक सिस्टम को लिया, उसके एक फीचर को लिया, फिर दूसरे को लिया, फिर तीसरे को लिया, 1 बाय 1 उसके फीचर्स को हम नए सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम को एक एक टाइम पे इस्तेमाल नहीं करते। तो फेज से मुराद 1 बाय 1 मॉड्यूल्स आ जाते हैं जिसको हम 1 बाय 1 जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं, इस्तेमाल में लेके आते हैं। तो ये भी हमारे पास जो है ये कन्वर्जन की टाइप है जिसमें हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को एक एक करके जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डायरेक्ट कन्वर्जन, जिसमें हम कहते हैं फेंको पुराना रेफ्रिजरेटर, नया आ गया, बस हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है। जैसे भी बताया कि अगर हमने पुराने वाला दे दिया, नए वाले में प्रॉब्लम आ गई, तो हम तो दोनों हाथों से जाएंगे ना, हमारे पास काम हमारा रुक जाएगा। तो ये हमारे पास डायरेक्ट कन्वर्जन होती है। डायरेक्ट कन्वर्जन में डायरेक्टली जो है वो इसको इसकी वजह से
डायरेक्ट कन्वर्जन को क्रैश कन्वर्जन भी कहा जाता है। तो ये इसी वजह से कि हम लोग पुराने सिस्टम को निकाल देते हैं, नया सिस्टम ले आते हैं, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ जाए तो हमारी सारी वर्किंग रुक जाती है। ये वजह है कि इसको क्रैश कन्वर्जन कहते हैं। तो ये मैं यहाँ पे इसलिए आपको बता रही थी कि पायलट कन्वर्जन में ये बहुत बड़ा फायदा होता है कि डायरेक्ट कन्वर्ट करने की बजाय क्या करते हैं, उसके 1 यूनिट के लोग पहले उस पर सेटिस्फाइड होते हैं नए सिस्टम की वर्किंग से, फिर जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो बाकी लोगों को कहते हैं कि उनको भी नया सिस्टम दे दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़े उसका फायदा होता है कि हमारा काम नहीं रुकता, हमारा प्रोजेक्ट, हमारी वर्किंग डिस्टर्ब नहीं होती, हम दोनों सूरतों में अपना काम साथ साथ कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन का फेज था जिसमें हम लोग जो है वो 4 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं, जिसमें पैरेलल कन्वर्जन है, फिर पायलट है, फिर फेज्ड है और फिर डायरेक्ट। आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आई। देन हमारे पास आ जाती है उसके बाद 6 के बाद 7 नंबर जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, और हमने SDLC में पढ़ा था, और वो क्या थी, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे SDLC के टॉपिक के साथ कि मेंटेनेंस से मुराद क्या है। यहाँ तक तो हमारा सिस्टम आ गया, कन्वर्जन हो गई, हम लोगों ने नया सिस्टम अपने डिपार्टमेंट में ले आए, लेकिन उसको सही रखने के लिए, सही काम करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए हमें कुछ पॉइंट्स देखने पड़ते हैं कि वो साथ साथ होते रहें और हमारा जो सिस्टम जो है वो स्मूथली काम करता रहे, हमें किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो पॉइंट्स हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो, पढ़े थे कि जो सिस्टम में प्रॉब्लम आए तो उसको करेक्ट करना चाहिए, सिस्टम की जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक अपडेशन। आप देखते हैं ना कि अगर आप लोगों ने अपने मोबाइल के ऊपर कोई ऐप की हुई है, अगर आपने अपने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर किया हुआ है, तो ऑनलाइन अगर आप उसके साथ कनेक्टेड है तो एक टाइम के बाद जैसे आपके मोबाइल के अंदर भी सॉफ्टवेयर की अपडेशन आती है कि कुछ अगर न्यू फीचर्स हों तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाते हैं। किया हुआ आपने ये पॉइंट। तो ये वही चीज़ आती है, अपडेशंस होती हैं। अपडेशन से मुराद कि वक्त के साथ साथ वो इंटरनेट पे की फैसिलिटी के साथ उसको अपडेट करता रहता है, आपके सॉफ्टवेयर को, आपकी एप्लीकेशंस को। तो उसमें न्यू वर्जन्स या जो भी न्यू फीचर आपका ऐड होता है सॉफ्टवेयर का, वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है। तो ये मेंटेनेंस के अंदर ये पॉइंट होता है कि आपके जो सिस्टम है उसमें जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं उसको अपडेट किया जाता रहे और आपके सिस्टम की वर्किंग को बेहतर किया जाता रहे। जैसे आप लोग अपने कंप्यूटर की वर्किंग को या अपने मोबाइल की वर्किंग को वायरस से बचाने के लिए उसमें एंटीवायरस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने घर पे रेफ्रिजरेटर को सही चलाने के लिए उसके साथ स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं कि पावर की फ्लक्चुएशन को जो कंट्रोल करता है, और आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो अक्सर कहा जाता है कि पावर की कमी बेशी से खराब हो जाता है, वो जल जाता है। तो वो स्टेबलाइजर क्या करता है, उसकी मेंटेनेंस को बेहतर रखता है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 7 पॉइंट मेंटेनेंस आ जाता है। तो ये हमारा SDLC के आज 7 पॉइंट्स कंप्लीट हुए। उसके यूजेज के लिए आगे एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है कि जो ट्रेनिंग है, अगर नया सिस्टम तो बन गया है लेकिन उसको बनाने के बाद लोगों तक यूज टू करना, लोगों तक इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि लोगों को पता चले कि वो नया सिस्टम इस्तेमाल कैसे करना है। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लेक्चर में, पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट मिलती है, छोटी सी उसकी किताब मिलती है। उसका पर्पज़ क्या होता है कि हम उसको पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं कि ये काम कैसे करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास उसके सॉफ्टवेयर कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर रिटन डॉक्यूमेंट्स ना हो तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर या एक ट्रेनिंग प्रोग्राम इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, जिसको हम लोग जो है वो CBT भी कहते हैं। CBT कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिससे आप लोग कह सकते हो कि डेमो वीडियो आप लोग देखते हैं ना कि YouTube पे अब हर चीज़ आपको मिल जाती है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर नहीं जानते, कोई प्रोडक्ट आपने ली है तो आप YouTube पे या Google पे डाल देते हैं कि भाई हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो छोटी सी उसकी वीडियो आप लोगों को नज़र आ जाती है जिसमें आपको बताया जाता है उसका डेमो कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से CBT प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि हम अपने सिस्टम को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लोगों को, अपने डिपार्टमेंट के लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं कि वो नए सिस्टम को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये आज हमारा इंशाल्लाह शुक्र अल्लाह का कि पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों का ये सफ़र जो है वो बहुत अच्छा रहा होगा। आप लोगों ने कोशिश करनी है बेटा, इसको ज़रूर रीडिंग करें। मैंने जैसे कि पहले भी कहा, कई बार बताया कि फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारी बुक में आपके जो पार्ट 1 के जो सिलेबस है उसमें सबसे लेंथी ये एक ही चैप्टर है जिस पर सबसे ज़्यादा हम टाइम लेते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक्स भी हैं और इसमें बहुत ज़्यादा आपका जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, MCQs भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी मस्ट आता है इसमें से। तो आप लोगों ने बेटा फर्स्ट चैप्टर को इग्नोर नहीं करना। आप लोगों के जो टॉपिक्स छूटे हैं आप पीछे से जाके लास्ट वीडियोज़ में भी चेक कर सकते हैं, उसको भी चेक वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। और आपने इसको ज़रूर याद रखना है, साथ साथ ज़रूर याद करें, होमवर्क करें, इसकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि आप लोगों का और हमारा ये सफ़र बहुत बेहतर रहेगा। अल्लाह ताला आपको और हमें इसमें कामयाबी अता करे। इस दुआ के साथ जाते जाते कि आपका आज पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है, इसमें ज़रूर आप लोगों की फिर वही बात है कि बेटा आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप साथ साथ याद नहीं करेंगे तो ये, क्योंकि टोटल इंग्लिश में आता है, फिर उसके कॉन्सेप्ट्स कुछ ऐसे हैं
कि अगर आप इसको एक को भी इग्नोर कर दोगे कि हम बाद में याद कर लेंगे तो आपको नहीं याद होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि इसको साथ साथ याद कीजिए और अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जो है चैप्टर के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।